नमस्कार और स्वागत है आप सभी का। आज हम पढ़ेंगे भारत के महान्यायवादी को यानी कि अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया के बारे में। तो अगर हम भारत के महान्यायवादी की अगर बात करें, भारत का महान्यायवादी या अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, तो अनुच्छेद भारतीय संविधान के अनुच्छेद 76 में इनका विवरण दिया गया है या इनके बारे में बताया गया है। और अनुच्छेद 76 ये कहता है कि राष्ट्रपति उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त होने के लिए अर्हित किसी व्यक्ति को भारत का महान्यायवादी नियुक्त करेगा। यानी कि भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है और ऐसे व्यक्ति को नियुक्त करते हैं जो किसी भी उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश होने का योग्यता रखता हो। यानी कि दूसरे शब्दों में हम कहें तो ऐसा व्यक्ति जो किसी हाई कोर्ट का 5 साल का जज का अनुभव हो, या फिर ऐसा व्यक्ति जिसने किसी हाई कोर्ट में 10 साल तक वकालत का कार्य किया हो, उसे राष्ट्रपति भारत के महान्यायवादी के तौर पर नियुक्त करेगा। इसके अलावा ये भी है कि अगर राष्ट्रपति को लगता है कि वो व्यक्ति कानून का जानकार है तो भी उसे महान्यायवादी के तौर पर नियुक्त किया जा सकता है। अब अगर हम बात करें कि भारत का जो महान्यायवादी है तो इससे संबंधित अनुच्छेद कितने हैं, तो देखिए टोटल 3 अनुच्छेद हैं जो भारत के महान्यायवादी के बारे में बताता है। तो पहला अनुच्छेद तो भारत का महान्यायवादी 76 है। उसके बाद एक अन्य अनुच्छेद है जिसकी अगर हम बात करें तो वो है अनुच्छेद 88, जो महान्यायवादी के संसद के सदनों और इसकी समितियों से जुड़े अधिकार के बारे में बताता है। इसके अलावा अनुच्छेद 105 भी महान्यायवादी के बारे में थोड़ी सी जानकारी देता है, उसकी विशेषाधिकार और प्रतिरक्षा, साथ ही साथ उसकी शक्ति क्या है इसके बारे में बताता है। तो जैसा कि महान्यायवादी की हम बात कर रहे हैं, तो देखिए महान्यायवादी जो हैं देश के सर्वोच्च कानून अधिकारी होते हैं। साथ ही साथ इनकी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। और अनुच्छेद 88 और 105 महान्यायवादी से संबंधित अन्य अनुच्छेद हैं। अगर हम जैसा कि नियुक्ति की बात करें तो महान्यायवादी की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। और वर्तमान में जो देश के महान्यायवादी हैं वो के वेणुगोपालन हैं। और अगर हम योग्यता की बात करें तो वही, तो ऐसे व्यक्ति को जो कि उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश बनने की योग्यता रखता हो, यानी कि जो वो भारत का नागरिक हो, साथ ही साथ उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में कार्य करने का 5 वर्ष का अनुभव हो, या किसी उच्च न्यायालय में 10 वर्षों की वकालत का अनुभव हो, या राष्ट्रपति की नज़र में वह न्यायिक मामलों का योग्य व्यक्ति हो, तो ऐसे व्यक्ति को महान्यायवादी बनाया जा सकता है भारत के राष्ट्रपति के द्वारा। ठीक है। और एक ये भी चीज़ है कि ध्यान देना है आपको कि महान्यायवादी के कार्यकाल को, यानी कि वो कब से कब तक कार्य करेंगे, ये निश्चित नहीं किया गया है। वो 1 साल, 2 साल, 5 साल, 10 साल, जब तक चाहें राष्ट्रपति के हिसाब से वो रह सकते हैं। तो उनके कार्यकाल को निश्चित नहीं किया गया है, यानी कि इनका जो टेनर है वो फिक्स नहीं है और वो राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपने पद पर बने रहते हैं। और अगर वो चाहें तो राष्ट्रपति को अपना त्याग पत्र सौंप कर कार्य से मुक्त हो सकते हैं। इसके अलावा परंपरा ये चली आ रही है कि जब सरकार त्याग पत्र दे दे, यानी कि जब कोई सरकार गिर जाए या कुछ ऐसा हो, यानी कि सरकार खत्म हो जाए, नई सरकार आए, या जब सरकार बदल जाए, तो उसको त्याग पत्र देना होता है। क्योंकि महान्यायवादी की जो नियुक्ति होती है ये सरकार के सिफारिश से ही राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। तो ये एक अहम चीज़ है, ये ध्यान रखिएगा आप। अब हम इनके थोड़ी सी कार्यों की बात कर लें तो अब देखिए 76 यानी कि अनुच्छेद 76 का 2 और 3 में इनके कार्य और इनके विशेषाधिकार के बारे में बताया है और इनका क्या क्या क्षेत्र है उसके बारे में बताया है। तो इनका जो कार्य है महान्यायवादी का, ये भारत सरकार को विधि से संबंधित जितने भी विषय हैं उन पर सलाह देता है जो राष्ट्रपति उनको सौंपते हैं। इसके अलावा संविधान या फिर किसी भी अन्य विधि के द्वारा जो प्रदान इनको कार्य किए जाते हैं उनको करते हैं। इसके अलावा ये इसके अन्य कार्य भी हैं, जैसे ये कि भारत सरकार से जितने भी मामले संबंधित होते हैं उनको लेकर उच्चतम न्यायालय में भारत सरकार की ओर से पेश होने का कार्य भारत के महान्यायवादी के द्वारा ही किया जाता है। इसके अलावा कि संविधान का अनुच्छेद 143 जो उसके तहत राष्ट्रपति के द्वारा उच्चतम न्यायालय में भारत सरकार का प्रतिनिधित्व करते हैं। साथ ही साथ सरकार से संबंधित किसी भी मामले में
उच्च न्यायालय में सुनवाई का इनको अधिकार है। इसके अलावा अगर इनकी कुछ सीमाएं की बात करें कि क्या सीमाएं हैं, तो इनकी सीमाएं ऐसा है कि ये भारत के किसी भी क्षेत्र में और किसी भी अदालत में महान्यायवादी को सुनवाई का अधिकार है। यानी कि ये हाई कोर्ट में, किसी भी राज्य के हाई कोर्ट में, उच्च न्यायालय में या फिर किसी भी अन्य न्यायालय में ये सुनवाई आके कर सकते हैं। इसके अलावा संसद के दोनों सदनों में इनको बोलने, कार्यवाही में भाग लेने या दोनों सदनों की संयुक्त बैठक है, जिसका उल्लेख अनुच्छेद 108 में किया गया है। यानी कि संसद के दोनों सदन में इनको बैठने का, बोलने का अधिकार है, लेकिन इनको मताधिकार नहीं दिया गया है। इसके अलावा इनको एक संसद सदस्य की तरह सभी प्रकार के भत्ते और विशेषाधिकार मिलते रहते हैं। और ऐसा है कि इनके ऊपर सीमाएं भी हैं जिनको ये नहीं कर सकते हैं। तो ये ऐसा है कि ये भारत सरकार के खिलाफ कोई भी सलाह या विश्लेषण नहीं कर सकते। दूसरा कि जिस मामले में इन्हें भारत सरकार की ओर से पेश होना हो, उस पर ये कोई टिप्पणी नहीं कर सकते। साथ ही साथ बिना भारत सरकार की अनुमति के किसी भी आपराधिक मामलों में किसी व्यक्ति का बचाव नहीं कर सकते। इसके अलावा बिना भारत सरकार की अनुमति के वे किसी परिषद या कंपनी के निदेशक का पद ग्रहण नहीं कर सकते। तो ये हो गया भारत के महान्यायवादी के बारे में जानकारी, यानी कि अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। और अगर हम इनकी थोड़ी सी और बात करें तो जैसा कि बताया आपको ये कि भारत का सर्वोच्च कानून अधिकारी होता है, यानी देश का सर्वोच्च कानून अधिकारी होता है। और इनको सलाह देने के लिए, यानी कि अटॉर्नी जनरल को सलाह देने के लिए महाधिवक्ता, भारत सरकार का महाधिवक्ता यानी कि सॉलिसिटर जनरल और अपर महाधिवक्ता होते हैं। और ये दोनों जो सदस्य होते हैं ये महान्यायवादी को उनके कार्यों में सहयोग प्रदान करते हैं। पर यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि जो भारत का महाधिवक्ता है, भारत सरकार का महाधिवक्ता और अपर महाधिवक्ता, इनका कानूनी उल्लेख कहीं नहीं है, बल्कि अगर महाधिवक्ता की बात करें तो राज्य का महाधिवक्ता होते हैं, जिनके बारे में अनुच्छेद 165 में विवरण दिया गया है। तो ये था भारत के महान्यायवादी के बारे में जानकारी और उनका कार्य। नमस्कार।